ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल का क्या मतलब होता है, किन फील्ड के लिए पोटेंशियल डिफाइन होता है, कैसे हम पोटेंशियल को पता लगाते हैं और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की क्या मीनिंग है। ठीक है, आप देखो जो पोटेंशियल है वो बेसिकली पहले तो आप ये समझ लो कि एक पॉइंट की प्रॉपर्टी है। ठीक, जैसे आपने फील्ड पढ़ी है तो फील्ड भी क्या होती है, एक पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है। तो पोटेंशियल इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस रूम में हो, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो हो सकता है P पे कुछ और पोटेंशियल हो, Q पे कुछ और पोटेंशियल हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि जब भी आप पोटेंशियल की बात करोगे तो वो किसी पॉइंट पे निकाला जाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट है ये हमेशा कंजर्वेटिव फील्ड के लिए होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक, और तीसरा पॉइंट है कि ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो आप ये कह सकते हो कि पोटेंशियल क्या है, अ स्केलर प्रॉपर्टी ऑफ अ कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, अ स्केलर प्रॉपर्टी ऑफ अ कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव मतलब आप समझिए, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज डिफाइंड फॉर सम पॉइंट। ओके, तो ये आपकी पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गई कि पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, ये एक स्केलर प्रॉपर्टी है जो पॉइंट की प्रॉपर्टी है, किसके लिए? किसी कंजर्वेटिव फील्ड में। तो बेसिकली आप क्लास 11th में पढ़ते हो ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और क्लास 12th में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, 11th में आप पढ़ोगे ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और 12th में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए, हम लोग बेसिकली ये चीज आप ध्यान रखिएगा, कई बार मैंने आपको बताया भी है कि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरी मिरर इमेज है। यहां पे मास है, वहां पे चार्ज हो जाता है, यहां ग्रेविटेशनल फील्ड है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, यहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, अब आप पहला पॉइंट समझो, जब भी पोटेंशियल होगा तो पोटेंशियल का कोई सोर्स होगा। जैसे फील्ड है तो फील्ड का भी कोई सोर्स होता है, करेक्ट? जैसे रिंग की फील्ड है, पार्टिकल की फील्ड है, प्लैनेट की फील्ड है, स्फीयर की फील्ड है। ठीक, तो अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड का कोई सोर्स होता है। तो उसी तरीके से अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करो, मान लो इसको मैं V से डिनोट कर रहा हूं, तो इसका भी कोई सोर्स होगा जिसके कारण, जिसके वजह से ये बनेगा। ठीक है, तो मान लो आपका एक स्फीयर है, ठीक है, और ये हमारा सोर्स है, ये हमारा सोर्स है। तो ये स्पेस में चारों तरफ, ये स्पेस में चारों तरफ मालूम है क्या सेटअप करेगा? ये फील्ड भी सेटअप करेगा और साथ में ये पोटेंशियल भी सेटअप करेगा। ठीक, तो ये हमारा सोर्स हो गया जो पूरा 3D में, 3 डायमेंशनल स्पेस में अपनी फील्ड सेटअप करेगा और अपना पोटेंशियल सेटअप करेगा। और आप देखोगे ये दोनों क्वांटिटी इंटर रिलेटेड है। ठीक है, ये दोनों क्वांटिटी क्या है बेटा? इंटर रिलेटेड है। यानी अगर आपको फील्ड पता है तो फील्ड से हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। यानी अगर हमें पोटेंशियल पता है तो हम उससे फील्ड भी पता लगा सकते हैं, करेक्ट? अब देखो, जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ा था कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। जो मैटर करता है वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो सेम थिंग पोटेंशियल के साथ है, मैटर करता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, एब्सोल्यूट पोटेंशियल की कोई मीनिंग नहीं होती। ओके, तो अब देखिए आप पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कैसे किया जाता है। मान लीजिए दो पॉइंट है, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। ठीक है, और यहां का पोटेंशियल V है और यहां का पोटेंशियल VB है। गॉट इट? अब देखो ये VA और VB, अभी जैसा हमने देखा कि भाई पोटेंशियल का कोई सोर्स होता है, करेक्ट? तो ये किसी ना किसी सोर्स की वजह से होंगे। यहां सोर्स नहीं दिया हुआ है। इट मे बी ड्यू टू पार्टिकल, इट मे बी ड्यू टू स्फीयर, इट मे बी ड्यू टू रिंग, इट मे बी ड्यू टू रॉड, एनीथिंग। तो अभी हमें सोर्स से नहीं मतलब है। ठीक,
और आपको पता लगाना है कि वीबी माइनस वी ए कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो इसके लिए आप क्या करो, आप एक यूनिट मास को ए से बी ले जाओ और जितना वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट यूनिट मास पे जितना वर्क करेगा वही हमारा इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो मान लो आपके पास यूनिट मास नहीं है और आप एम नॉट मास को ले गए, ये मूविंग मास है, ये क्या है, मूविंग मास है। ठीक, और एम नॉट को ले जाने पे एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया डब्ल्यू ई एक्स टी, तो यूनिट मास को ले जाने में कितना करेगा, डब्ल्यू ई एक्स टी बाई एम नॉट। तो ये आपके पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया। ठीक, तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट in moving a unit mass between the 2 points. Work done by the external agent, work done by external agent in moving a unit mass between the 2 points. Okay, तो ये हमारे दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। गॉट इट। Now see one thing, यहां पे आप एक चीज का हमें बहुत ही केयरफुली ध्यान देने की नीड है। मैंने अभी आपको बताया कि VA और VB किसी सोर्स के वजह से होंगे जो यहां पे स्पेसिफाइड नहीं है। M नॉट का VA और VB में कोई रोल नहीं है। डोंट थिंक कि VB माइनस VA विल डिपेंड ऑन M नॉट और V एक्सटर्नल। आप अगर M नॉट बदलोगे तो ये एक्सटर्नल वर्क बदल जाएगा बट इनमें चेंज नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला कि VA and VB are due to some source and not because of M naught। क्लियर है? तो M naught का बेटा VA और VB में कोई रोल नहीं है। तो अगर आप M naught बदलते हो, if M naught is changed, work will change, but VB minus VA will remain the same। समझ गया? इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? तो कई बार स्टूडेंट्स को इस फॉर्मूले से लगता है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस M नॉट पे भी डिपेंड कर रहा है। नो, M नॉट क्या है हमारा, मूविंग मास। एक तरीके से आप कह सकते हो एक टेस्ट मास है, जैसे फील्ड में याद है था टेस्ट मास। इसका काम केवल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को पता लगाना। समझिए, इसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस को पता लगाना, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना या सेटअप करना। ठीक, अभी एक दो इलस्ट्रेशन देखते हैं तो ये और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो सी इलस्ट्रेशन, मान लो आप एक पार्टिकल को 3 kg पार्टिकल को A से B ले गए। ठीक है, और इसमें आपने पाया कि जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया है वो 9 जूल है। कितना है, 9 जूल। तो द इंफॉर्मेशन इज गिवन, अ पार्टिकल ऑफ 3 kg इज टेकन फ्रॉम A to B एंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज 9 जूल। What will be the potential difference VB minus VA? तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मूविंग मास हो गया ना, ये हमारा क्या हो गया, मूविंग मास हो गया। तो आपने पढ़ा जो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है कि फाइनल माइनस इनिशियल। यहां पे फाइनल कौन है, आप A से B जा रहे हो ना, तो फाइनल विल बी VB माइनस VA इज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय द मूविंग मास। तो यह आ जाएगा 9 जूल डिवाइडेड बाई 3 kg, तो आंसर विल बी 3 जूल पर kg। ठीक है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है जूल पर kg। ठीक, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी SI यूनिट क्या होगी, जूल पर kg। ठीक, तो देखो यहां पे क्या हुआ, आपको VB माइनस VA मिल गया विद द हेल्प ऑफ द मूविंग मास 3 kg। अब एक पॉइंट बताना मेरे को। अच्छा, एक पॉइंट याद होगा आपको
कि ये जो वर्क होता है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ केवल ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये इस पे डिपेंड नहीं करता है कि आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच किस पाथ से जा रहे हो। तो मेरे को एक बात बताना, आप जब 3 kg का मास ए टू बी ले गए तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिला 3 जूल पर केजी। अब मान लो आप ये जो 3 kg का मास है ना, इसको उठा के आप फेंक दो, जस्ट थ्रो इट अवे, देयर इज नथिंग, अब कुछ भी नहीं है। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, वी बी माइनस वी ए, व्हाट विल बी दिस वैल्यू? तो आप कहोगे सर ये अभी भी 3 जूल पर केजी होगा, क्योंकि भाई इसमें याद है, इसमें एम नॉट का कोई रोल नहीं था, ठीक है, एम नॉट की हेल्प से तुमने इसको पता लगाया है, याद है ना, जैसे फील्ड पता लगाते थे, तो वैसे ही एम नॉट की हेल्प से तुमने इसको क्या किया, पता लगाया है, इसमें एम नॉट का कोई रोल नहीं है, ठीक है, तो नो रोल ऑफ एम नॉट। तो सवाल ये फिर ये किन मासेस की वजह से है भाई? ये जो वी बी माइनस वी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होके बना हुआ है 3 जूल पर केजी का, तो ऑफ कोर्स ये कोई ना कोई सोर्स मास होगा जो यहां नहीं दिया है, मे बी प्लैनेट हो सकता है, मे बी कोई रॉड हो, कोई रिंग हो, कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो, बट कुछ ना कुछ होगा, अभी हमें उससे कंसर्न्ड नहीं है। क्लियर है? तो ये एकदम क्लियर हो गया इलस्ट्रेशन कि तुमने देखो एम नॉट की हेल्प से क्या किया, वी बी माइनस वी ए पता लगा लिया। अब तुम एम नॉट हटा दो, कोई और पार्टिकल ले जाओ, मत ले जाओ, वी बी माइनस वी ए की वैल्यू यही रहेगी, ठीक है। अब देखिए, अब अगर इसी में मैं आगे पूछूं, इसी प्रॉब्लम में मैं अगर आपसे आगे पूछता हूं कि व्हाट विल बी द वर्क डन, व्हाट विल बी द work done by external agent if 8 kg mass is taken from A to B। अब ये क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, ठीक है, कि मान लो अब आप A to B 8 kg का मास ले जा रहे हो तो कितना वर्क होगा। तो अब यहां पे एम नॉट मूविंग, एम नॉट मतलब मूविंग मास, वो हो गया 8 kg, हमसे वर्क पूछ रहा है, तो देखो एम नॉट बदलोगे तो याद है वर्क बदल जाएगा, बट क्योंकि सिचुएशन में जो पॉइंट्स है इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स, उनमें कोई चेंज नहीं आया है, तो वी बी माइनस वी ए वही रहेगा जो यहां की हेल्प से आपने पता लगाया 3 जूल पर केजी, 3 जूल पर केजी, करेक्ट। तो अब आप फिर से इक्वेशन लगा दो, वी बी माइनस वी ए इज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट बाय एम नॉट, तो I'll get 3 is equal to work done by external agent divided by 8, तो work done by external agent आ जाएगा 8 3 24 जूल, ये आंसर आ गया, करेक्ट। तो कैन यू सी each time if you are changing m naught, the accordingly the work will change, but there will be no change in vb and va। vb और va तभी बदलेगा जब सोर्स बदलोगे। ये फंडामेंटल क्लियर हो गया आपका कि कैसे दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेट करते हैं, किससे, वर्क से और मूविंग मास से, ठीक। तो एज आई टोल्ड यू, देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल, हमेशा आपको दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, ठीक। जैसे पोटेंशियल एनर्जी में होता था, कोई एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का सिग्निफिकेंस नहीं होता था, देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल, करेक्ट। तो हमें अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो हम एक रेफरेंस लेते हैं, ठीक, वी टेक a reference and give some value of potential to it, ठीक है। तो आप एक रेफरेंस ले लेते हो और वहां पोटेंशियल की कोई वैल्यू दे देते हो। तो मान लो एक पॉइंट P है और आपको यहां का पोटेंशियल निकालना है, क्या होगा। तो आपने देखा भाई एब्सोल्यूट पोटेंशियल का तो कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, तो आप एक रेफरेंस पॉइंट लोगे। तो मान लो यूजुअली जो ट्रेडिशनल केस है, तो वहां हम मालूम है क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं इन्फिनिटी पे, कहां पे,
इन्फिनिटी पे, और वहां का पोटेंशियल ले लेते हैं 0। ठीक, वहां का क्या ले लेते हैं? पोटेंशियल 0। अब आप यहां से अगर m0 मास ले आओ तो अब आप कहोगे जो आज आपने सीखा कि भाई फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय m0। तो यहां पे फाइनल पोटेंशियल तो इस पॉइंट का पोटेंशियल है, फाइनल पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया, इनिशियल पोटेंशियल हम 0 ले रहे हैं, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट बाय m0। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो उसकी डेफिनेशन ये हो गई, द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इजंट इट? द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ये उस पॉइंट का पोटेंशियल दे देगा, करेक्ट? ये क्या करेगा? उस पॉइंट का पोटेंशियल दे देगा। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने देखा था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट is equal to negative of the work done by gravitational force and it is same as the change in the potential energy। तो आप किसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो आप ये भी लिख सकते हो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बाय m0। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क क्या होता है? एक्सटर्नल एजेंट का नेगेटिव होता है, तो ये भी आप लिख सकते हो। अगर एक्सटर्नल एजेंट लिख रहे हो तो नेगेटिव साइन नहीं लगेगी ना, अगर एक्सटर्नल एजेंट लिखा है तो नेगेटिव साइन नहीं लगेगी, और अगर आपने ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क लिखा है तो नेगेटिव साइन लगा दीजिए। ठीक, और आप इसको ये भी लिख सकते हो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट का वर्क सेम एज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय m0। ठीक, तो ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले हो गए, क्लियर है? नो, अब हमारा जो पहला टास्क है, जो हमारा पहला गोल है वो ये है कि अभी तो तुमने ये देखा कि हमें सोर्स से मतलब नहीं था, हमें 2 पॉइंट का पोटेंशियल दिया था और अगर उसके बीच में हम मूविंग मास ले जा रहे हैं तो हम वर्क निकाल सकते हैं। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डिवाइडेड बाय मूविंग मास। अब हम डेरिवेशन करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। ठीक, यहां पे हम देखेंगे कि अगर कोई पॉइंट मास है तो उसका पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। यानी अब हम सोर्स ले रहे हैं, एक ये पॉइंट मास है m, ये हमारा क्या हो गया? सोर्स हो गया, और एक टारगेट पॉइंट है, क्योंकि याद है लेक्चर की स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि पोटेंशियल हमेशा किसी पॉइंट पे निकाला जाता है। ठीक, तो मान लो ये पॉइंट है टारगेट पॉइंट, जहां पे आपको इसका पोटेंशियल निकालना है और ये इसका डिस्टेंस यहां से आ रहा है। ठीक, तो आपने ये पढ़ा आज कि अगर आपको P पे पोटेंशियल निकालना है तो आप क्या करो, आप एक m0 मास को इन्फिनिटी से लाके यहां पे ले रख दो और पोटेंशियल एट P होगा चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी बाय m0, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बाय m0। ठीक, ये हमने डेफिनेशन आज देखी। अब हमने पोटेंशियल एनर्जी में देखा था कि इन्फिनिटी में जब सेपरेशन है तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? माइनस जी m1 m2, तो m0 बाई r। ठीक, तो देयरफॉर पोटेंशियल एट P क्या आ जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस जी m0 बाई r m0। अब देखो m0 हो गया कैंसिल आउट, तो ये क्या आ गया? माइनस जी m बाई r। ये फॉर्मूला आ गया आपके पोटेंशियल का। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास। ये फॉर्मूला आ रहा है पोटेंशियल का, किसके वजह से? पॉइंट मास की वजह से, करेक्ट। अब आप यहां पे एक पॉइंट देखो, ये जो तुम्हारा फॉर्मूला आ रहा है इसमें m0 का कोई रोल नहीं है, कैन यू सी? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ m0, और होना भी चाहिए क्योंकि m0 एक टेस्ट मास है जिसका काम क्या था? m0 का काम था केवल पोटेंशियल डिफरेंस को पता लगाना। यहां पोटेंशियल है कौन? ये सोर्स है, तो ये केवल किस पे डिपेंड कर रहा है? सोर्स मास पे, करेक्ट। अब हम ये फॉर्मूला याद रखेंगे।
अब देखो ये G पॉजिटिव है, R पॉजिटिव है, M पॉजिटिव है, तो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव आता है। जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ोगे तो वहां आप देखोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की साइन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, वो चार्ज की साइन पे डिपेंड करेगा। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव पोटेंशियल देगा, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल देगा, बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विल ऑलवेज बी नेगेटिव, करेक्ट। तो अब कुछ एफटीपी समझ लेते हैं, एप्लीकेशन पॉइंट्स फ्रीक्वेंट, जो एकदम फिंगर टिप पे रखेंगे। पहला पॉइंट, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। अब आप पूरा डेरिवेशन नहीं करोगे, अब तुम्हें जब भी किसी पॉइंट मास का पोटेंशियल निकालना हो, दो चीजें क्लियर रखो कि सोर्स कौन है, ठीक, और टारगेट पॉइंट कौन है जहां पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो मान लो ये सोर्स है और ये आपका टारगेट पॉइंट है, ठीक। तो ये सोर्स मास है, इसके वजह से P पे पोटेंशियल निकालना है और सोर्स का टारगेट पॉइंट से डिस्टेंस आ रहा है। अब देखो, अब आप जब फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो ना, तो ये नहीं कि अब P पे फिर आप m0 ला के रखोगे, नहीं, वो आपने एक बार डेरिवेशन कर ली और एक कैप्सुलेटेड फॉर्मूला बना लिया, ठीक। तो यहां पे जो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो होगा -G(m)/r। सीधे आप ये फॉर्मूला लगा दोगे, -G(m)/r। ऑफकोर्स इसकी यूनिट आएगी जूल पर kg। एंड याद रखना ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन यहां पे नहीं होगा। जैसे फील्ड का होता था, याद है, ग्रेविटेशनल फील्ड टुवर्ड्स द सोर्स बनती थी, बट योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विल नॉट हैव एनी डायरेक्शन, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करेक्ट। फॉर एग्जांपल, एकदम बेसिक एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैं आपसे कहूं एक मास है 5 kg का और इसका P पे पोटेंशियल निकालो और ये डिस्टेंस दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पे आपकी मास की वैल्यू हो गई 5 kg SI यूनिट में, ये टारगेट पॉइंट है, इसका सोर्स से डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, यानी 15 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। G की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब आप पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा दो, -Gm/r, तो ये आ जाएगा -6.6 इंटू 10 पावर -11 इंटू 5 डिवाइडेड बाई r की वैल्यू रख दीजिए 15 इंटू 10 पावर -2। अब आप इसे सॉल्व कर लेना, जूल पर kg ही आएगा, ठीक। तो पहला पॉइंट ये हो गया क्लियर एकदम, पहला एफटीपी की पोटेंशियल आप किसी पॉइंट पे निकालोगे कैसे। तो बी क्लियर कि कहाँ निकालना है, पहला पॉइंट टारगेट पॉइंट कहाँ निकालना है। बी क्लियर कि किसके वजह से निकालना है, दैट इज सोर्स मास, पॉइंट मास। और ये फॉर्मूला पॉइंट मास के लिए याद रखना, ये हर जगह नहीं लगेगा, ये किसके लिए है, फॉर सोर्स जब क्या हो, पॉइंट मास हो, ठीक। फिर इनके बीच का डिस्टेंस पता लगा लो और पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा दो। एंड ऑफ कोर्स पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होगा, फिर रिपीट कर रहा हूं, ये स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा पॉइंट आप देखो, अगर आप ग्राफ बनाते हो V और R का, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, करेक्ट। जो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक। तो यहां देखो, ये R से अगर प्रोपोर्शनलिटी पॉजिटिव होता तो ये इधर बनता, तो ये ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। दोनों तरफ देखो, R अगर हम डिस्टेंस डिनोट कर रहे हैं तो चाहे आप इधर जाओ या इधर जाओ, पोटेंशियल विल बी नेगेटिव, करेक्ट। चाहे आप इधर जाओ या इधर जाओ, पोटेंशियल विल बी नेगेटिव, करेक्ट। यहां पे आपका अगर पार्टिकल रखा हुआ है, क्लियर है। अब तीसरा एफटीपी देखिए, मान लीजिए एक से ज्यादा मासेस है, पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल पार्टिकल्स। तो जैसे आपने फील्ड में देखा था ना, सेम फंडामेंटल यहां आप लगाओगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
ठीक, व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी किसी भी एक का जो पोटेंशियल होगा वो दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा और दूसरे के पोटेंशियल का इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो मान लो यहां पे जैसे 3 मासेस है M1 M2 M3, ठीक है, 3 पार्टिकल्स है M1 M2 M3 और P हमारा टारगेट पॉइंट है, ठीक है, और M1 का डिस्टेंस P से R1 है, M2 का डिस्टेंस P से R2 है और M3 का डिस्टेंस P से R3 है। तो पोटेंशियल एट P क्या होगा, आप तीनों के पोटेंशियल जोड़ दीजिए। तो आप माइनस जी तो ले लो कॉमन, सब में आएगा ना माइनस जी, M1 बाई R1 प्लस M2 बाई R2 प्लस M3 बाई R3, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इसको सिग्मा नोटेशन में लिखना चाहो तो आप पोटेंशियल एट P लिख सकते हो माइनस जी सिग्मा द ith मास और उसका ith डिस्टेंस फ्रॉम द पार्टिकल, I1 से बिगिन होगा n तक रन करेगा। और देखो पोटेंशियल में देखो फील्ड और पोटेंशियल दोनों ही माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है ना। जैसे कोई मास है तो वो अपनी चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड भी बनाएगा और वो अपनी चारों तरफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी बनाएगा, पर दोनों में एक बड़ा मेजर डिफरेंस है। फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और पोटेंशियल आपकी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी सिंपल मैथमेटिकली ऐड हो जाती हैं, इनमें कोई हमें वेक्टर लॉ लगाने की जरूरत नहीं है, बट जब फील्ड आप ऐड करते हो तो आपको वेक्टर लॉ लगाना पड़ता है। तो हमेशा याद रखना, अगर इन दोनों में चॉइस हो कि हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या फील्ड में क्या ज़्यादा इजी होता है वर्क करना, तो वो हमेशा पोटेंशियल होता है। बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी इट डजंट इन्वॉल्व वेक्टर मैथमेटिक्स, गॉट इट। अब जैसे मान लीजिए हमें एक प्रॉब्लम दी जाए, एक ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये 8 मीटर है, मान लो ये 2 मीटर है, यहाँ पे एक मास है 8 kg और यहाँ पे एक मास है M1 4 kg, ठीक है, एंड दिस इज अ पॉइंट A एंड दिस इज अ पॉइंट B। द क्वेश्चन सेज फाइंड पोटेंशियल एट A एंड एट B, ठीक है, पोटेंशियल बताइए A पे और B पे। फाइंड द पोटेंशियल एट A एंड एट B। तो देखो जब पहले A पे देखते हैं, एक बार में एक टारगेट पॉइंट लेते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे सोर्सेस देखो कौन कौन सोर्स है। तो एक ये सोर्स है, एक ये सोर्स है, ये फिक्स्ड है ना, ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है। तो जब हम A पे पोटेंशियल निकालेंगे तो इसमें M1 का भी कंट्रीब्यूशन होगा और M2 का भी कंट्रीब्यूशन होगा, क्लियर। तो हम इनको दोनों की वजह से जोड़ेंगे। तो पोटेंशियल एट A विल बी ड्यू टू द फर्स्ट मास प्लस ड्यू टू द सेकंड मास। अब आप बताओ जो पहला मास है उसका फॉर्मूला मैंने ये लिख दिया, ठीक, और दूसरे का ये लिख दिया, तो ये जो आएगा माइनस जी ले लिया मैंने कॉमन। व्हाट इज M1? तो आप देखो M1 कितना है 4 kg, ठीक। अब R1 क्या बताएगा, R1 बताएगा कि उस वाले मास का डिस्टेंस कितना है टारगेट पॉइंट से। हमारा टारगेट पॉइंट कौन है, A। R क्या बताता है, भाई जिसका पोटेंशियल तुम निकाल रहे हो उसका डिस्टेंस देखो टारगेट पॉइंट से, तो तुम A पे पोटेंशियल निकाल रहे हो, तो A का डिस्टेंस M1 से कितना है 2, तो ये हो जाएगा यहां पे 2, ठीक, प्लस ये तो मैंने माइनस जी कॉमन ले लिया है। M2 कितना है 8। अब R2 क्या बताएगा, जिसका पोटेंशियल निकाल रहे हो उसका डिस्टेंस A से, तो वो 8 है ना, वो 8 हो गया, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 और 1 3, तो ये हो गया -3g, करेक्ट। ये क्या आ गया बेटा, -3g। अब ऐसा ही B पे पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल एट B, तो अब देखो B पे भी ऐसा ही फॉर्मूला लगाओगे, दोनों का पोटेंशियल ऐड करोगे, V1 प्लस V2, तो आप G ले लो कॉमन, M1 R1, हाँ यहां पे R1 R2 बदल जाएगा, क्योंकि देखो अब यहां पे जो 4 kg का डिस्टेंस A से है वो 4 kg का डिस्टेंस B से नहीं है। कैन यू कन्विंस योरसेल्फ? जो 4 kg का डिस्टेंस A से है वो 4 kg का डिस्टेंस B से नहीं है, करेक्ट। तो ये केयरफुल रहना, तो -g
m1 4 kg। अब 4 kg का डिस्टेंस, अब टारगेट पॉइंट बी है, तो 4 kg का डिस्टेंस बी से कितना है, ये 8 मीटर बाई 8 प्लस m2 8 kg, और 8 kg का डिस्टेंस बी से कितना है 2, तो ये 4 आ गया, ये हाफ आ गया, तो ये कितना हो गया -4.5 g, ये आ गया। ठीक, तो तुम्हारा ए पे कितना पोटेंशियल आ गया -3g, और बी पे कितना पोटेंशियल आ गया -4.5g। ये आंसर हो गया इस प्रॉब्लम का। गॉट इट? क्लियर है? अब देखिए इसी प्रॉब्लम में हम और भी चीजें बढ़ा सकते हैं। ये क्लियर हो गया सबको? देख लो एक बार पहले कायदे से कि दो फिक्स्ड मासेस थे, ठीक, दो फिक्स्ड मास थे, और तुमने क्या किया, तुम्हें ए और बी पे इनके पोटेंशियल्स निकालने थे। तो ऑफ कोर्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि हर मास अपना पोटेंशियल बनाएगा और सबको आप ऐड कर दोगे। तो ए पे तुमने पहले का पोटेंशियल निकाला -gm1/r1 का फॉर्मूला लगा के, दूसरे का निकाला -gm2/r2 का लगा के, दोनों ऐड कर दिया, आंसर -3g आएगा। इसी तरह आपने बी पे दोनों का पोटेंशियल निकाल लिया। करेक्ट? तो सी वन थिंग, आज हमने एक पॉइंट पढ़ा था स्टार्टिंग में जहां लेक्चर की बिगनिंग की थी, कि अगर आप ए से बी कोई मूविंग मास ले जा रहे हो, एम नॉट क्या है, ध्यान देना, एम नॉट क्या है, मूविंग मास, और यहां का पोटेंशियल है वी ए या वी आई, इनिशियल लिख देता हूं, और यहां का पोटेंशियल वी बी लिख दो या वी एफ लिख दो। तो डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को आप लिखोगे फाइनल माइनस इनिशियल। करेक्ट? हमेशा ये लिखोगे फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज तुमने ये पढ़ा था कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी एफ माइनस वी आई, इसको डिफाइन किया गया है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय द मूविंग मास। तो अगर आप ए से बी ले गए किसी पार्टिकल को और तुमको पता लगाना है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, तो इसको आप लिख सकते हो एम नॉट इंटू डेल्टा वी, इजंट इट? तो इफ यू आर टेकिंग अ पार्टिकल एम नॉट फ्रॉम सम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कई जगह यूज होगा, वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल एम नॉट। तो अगर आप एक एम नॉट पार्टिकल को, ठीक, अगर आप एक एम नॉट पार्टिकल को आई से एफ ले जा रहे हो और तुम्हें वर्क पता लगाना है, और जब भी वर्क बोला जाएगा तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क, हाँ अगर स्पेसिफिकली कहा है कि ग्रेविटेशनल वर्क तो वो अलग बात है। तो आप पहला काम करो, फाइंड डेल्टा वी यानी फाइनल माइनस इनिशियल, एंड बी केयरफुल, पहले भी बता चुका हूं, इस डेल्टा वी में एम नॉट का कोई रोल नहीं होगा, याद है? नो रोल ऑफ एम नॉट इन डेल्टा वी। ठीक, वी एफ एंड वी आई आर ड्यू टू सोर्स मासेस। किनके वजह से है ये? सोर्स मासेस की वजह से है, ठीक, जो यूजुअली फिक्स्ड होते हैं, जो यूजुअली फिक्स्ड होते हैं। करेक्ट ना? ठीक, तो पहले तो अब ये निकाल लो, पहला स्टेप ये कीजिए। दूसरा स्टेप कीजिए, अब डिसाइड द मूविंग मास, एम नॉट देख लो कौन है, और तीसरा होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा, ये मूविंग मास को पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, और याद रखना ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इसका मतलब है तुम अगर आई से एफ एम नॉट को ऐसे ले जाओ, एम नॉट को ऐसे ले जाइए, एम नॉट को ऐसे ले जाइए, हर प्रोसेस में जो वर्क होगा वो सेम होगा, क्योंकि सब में पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। ठीक, तो यहां पे देखो हमने क्या देखा कि जब भी एम नॉट को तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाओगे और वर्क पूछा जाए, तो पहला काम करोगे कि उस इनिशियल पॉइंट का और फाइनल पॉइंट का
पोटेंशियल्स निकाल लो। किसके वजह से? फिक्स्ड मासेस के वजह से। इनमें एम नॉट का कोई रोल नहीं होगा, अगेन आई एम रिमाइंडिंग। और ये इससे आप डेल्टा वी निकाल लो। डेल्टा क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। अब आप देख लो मूविंग मास कौन है, उसको एम नॉट का नाम दे दो। अब वर्क का फॉर्मूला लगा दो एम नॉट इंटू डेल्टा वी। क्या लगा दीजिए? एम नॉट इंटू डेल्टा वी। और याद रखिएगा वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट। अच्छा, अगर कहा है ग्रेविटेशनल वर्क बताओ, अगर कहा है क्या ग्रेविटेशनल वर्क पता लगाओ, तो वो एक्सटर्नल वर्क का नेगेटिव हो जाएगा। अगर कहा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता लगाओ, तो वो सेम होगा एज द एक्सटर्नल वर्क। तो वंस यू फाइंड द एक्सटर्नल वर्क, यू कैन कोरिलेट इट विथ अदर क्वांटिटीज। ठीक, तो देखिए वापस आते हैं इस प्रॉब्लम पे। यहां पे मान लो मैं इस प्रॉब्लम में आपसे ये कहूं, अब दूसरी प्रॉब्लम देता हूं। लिखिए इन द गिवन फिगर फाइंड द वर्क डन। क्वेश्चन लिखो, इन द गिवन फिगर फाइंड द वर्क डन in moving a mass of 7 kg from A to B। ठीक, लिख लीजिए प्रॉब्लम और ये फिगर बना लीजिए जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया था। तो अब कह रहा है इसमें तुम एक 7 kg के पार्टिकल को A से B ले जा रहे हो। ठीक है, तुम एक 7 kg के पार्टिकल को A से B ले जा रहे हो और इस प्रोसेस में तुमको वर्क निकालना है। ठीक है, और दो पार्टिकल यहां फिक्स्ड है ऑलरेडी, पहले से देख रहे हो 4 kg और 8 kg। ए और बी पे कोई नहीं है, ए और बी वैकेंट वर्टिसेस है। तो आज अभी हमने क्या सीखा कि कोई भी अगर मास मूव कर रहा है और उस पर तुम्हें वर्क निकालना है, तो पहले तो ये डिसाइड करो कि इनिशियल पॉइंट कौन है, फाइनल पॉइंट कौन है। तो यहां पे इनिशियल पॉइंट कौन है? ए, और फाइनल पॉइंट कौन है? बी। करेक्ट, ए से बी आप जा रहे हो। तो यहां हमारा इनिशियल पॉइंट ए हो गया, फाइनल पॉइंट बी हो गया। ठीक, फिर हमने देखा कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो ना। अभी हमने देखा कि वर्क के लिए पहले आपको पोटेंशियल निकालना होगा। अब सवाल है किसके वजह से पोटेंशियल निकाले। भाई इस फिगर में दो मासेस फिक्स्ड है, 4 kg और 8 kg, और एक मास ऑफ 7 kg को ए से बी ले जा रहे हो। तो याद है अभी तुमने देखा कि जब आप पोटेंशियल निकालोगे ना उन दो पॉइंट्स पे, बी वेरी केयरफुल एंड फोकस्ड अबाउट दिस पॉइंट। जब आप उन दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल निकालोगे तो ये मूविंग मास का कोई रोल उसमें नहीं होता है, केवल इन फिक्स्ड मासेस के वजह से निकालोगे। करेक्ट, तो आप फाइंड ये पोटेंशियल एट ए एंड बी ड्यू टू फिक्स्ड मासेस, दैट इज m1 एंड m2। तो ये तो अभी हमने प्रॉब्लम की थी, याद है इतनी। ये वाला पार्ट तो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि हमने ए और बी पे पोटेंशियल निकाला था। तो ए पे क्या आया था? -3g, इन दोनों की वजह से आया था -3g, और बी पे क्या आया था? -4.5g। ठीक, अब आप निकाल लो पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यानी फाइनल कौन है? बी, ए। तो -4.5g माइनस ऑफ -3g, तो ये प्लस हो जाएगा, तो -1.5g इज द आंसर। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक, अगेन देखो यहां पोटेंशियल डिफरेंस तक अभी m नॉट पिक्चर में आया ही नहीं है ना। अभी यहां तक मूविंग मास का कोई रोल नहीं है। अब तुम्हें वर्क एक्सटर्नल निकालना है, तो अब आप ले लो मूविंग मास इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो व्हाट इज द मूविंग मास? किस मास को आप मूव कर रहे हो? 7 kg। एंड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? 1.5 कैपिटल G। तो अब ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, दिस विल बी द आंसर। ऑफ कोर्स योर आंसर विल कम टू बी नेगेटिव। तो -7 इंटू 1.5 G, दिस विल बी द आंसर, एंड ऑफ कोर्स योर यूनिट विल कम इन जूल्स। तो ये तुम्हारा देखो आंसर आ गया। दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक, और अगर ग्रेविटेशनल वर्क पूछे तो इसी का नेगेटिव कर दूं। अगर पूछे, अगर केवल वर्क पूछा है तो एक्सटर्नल एजेंट का ही वर्क लिखोगे। ठीक, और अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछे
तो सेम एज द एक्सटर्नल एजेंट, ठीक। तो सी दिस इज हाउ वी आर फाइंडिंग द वर्क। फिर से देखिए, स्टेप्स देख लीजिए। आपसे कहा गया कि आप से एक 7 kg का पार्टिकल ए से बी ले गए, वर्क निकालिए। तो आपने क्या किया, पहले 7 kg को भूल जाओ, किसको ले जा रहे हो उस पर ध्यान मत दो। तुम ध्यान दो कि तुम्हारा इनिशियल पॉइंट कौन है और तुम्हारा फाइनल पॉइंट कौन है, ठीक है। तो तुम्हारा इनिशियल पॉइंट ए है, तुम्हारा फाइनल पॉइंट बी है। तो आप ए और बी पे पोटेंशियल्स निकाल लो फिक्स्ड मासेस की वजह से, 4 kg की वजह से और 8 kg की वजह से। वो हमने ये निकाला था, याद है। अब आप क्या करो, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, फाइनल माइनस इनिशियल, वो ये आ गया। अब आप वर्क का फॉर्मूला लगा दो यहां पे। अब जब वर्क निकालोगे ना, तब मूविंग मास का रोल आएगा यहां। तो ये आपका वर्क आ गया, करेक्ट। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या हमें पाथ, देखो पाथ तो यहां बताया नहीं कि ए से बी ले कैसे गए, क्या वो पाथ जानने की नीड है, यस और नो? नहीं ना भाई, कोई भी पाथ आप ले लो, ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ एम नॉट को, योर वर्क और पोटेंशियल डिफरेंसेस पाथ इंडिपेंडेंट, तो पाथ डजंट मैटर, करेक्ट। तो ये आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का लेक्चर 1 था। अब इससे रिलेटेड जो आपका असाइनमेंट है आप उसे वर्कआउट कर लीजिएगा एंड अटेम्प्ट द माइनर टेस्ट, देन वी विल सी लेक्चर 2 की जो कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट से, जैसे रिंग हो गया, रॉड हो गया, उसका पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। और बड़ा वो सिंपल होगा, वहां डीएम लेंगे, जैसे एक फील्ड निकालते थे कैलकुलस का एलिमेंट, डीएम से डीवी निकालेंगे एक छोटा सा पोटेंशियल और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इनफैक्ट यहां ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि फील्ड को तो जब आप इंटीग्रेट करते थे तो फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी थी, तो अलग अलग एक्सेस पे कंपोनेंट लेके इंटीग्रेट करना होता था। बट पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसके लिए हमें कंपोनेंट्स नहीं लेना होगा, केवल स्केलर इंटीग्रल होगा। गॉट इट?